ठीक है। टुमारो येस्टरडे वी हैव डिस्कस अबाउट अल्टरनेटिव करंट स्टार्टिंग से। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की ओर। अब कहता है हमने अल्टरनेटिव करंट में वोल्टेज रेजिस्टेंस को हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना है। अब कैसे डिराइव होगा वो समझने जाते हैं। तो कहता है वी एम इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज टू द वोल्टेज। वी एम को मैक्सिमम वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज अप्लाई टू ऑल्सो वेरिंग लाइक अ साइन फंक्शन। हम जानते हैं वोल्टेज भी जो है वो साइन का फंक्शन होता है, जो हमने कल डिस्कस किया था। यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड फर्स्ट टू मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड देन डिक्रीजेज टू जीरो। मतलब बोल रहा है कि पहले फंक्शन वैल्यू इंक्रीज करती है, मैक्सिमम होती है, फिर वैल्यू डिक्रीज करती है, फिर मिनिमम होती है और फिर हो जाती है जीरो। यानी मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में एक बार जीरो होती है और मिनिमम होने के बाद फिर से जीरो हो जाती है। इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, फर्स्ट इंक्रीजिंग है, देन इट जीरो है। देन अगेन इट्स इंक्रीजेज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, बढ़ के वो मैक्सिमम वैल्यू जाती है इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देन डिक्रीजेज टू जीरो एंड द सेम थिंग्स हैपन पीरियोडिकली। और ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फिनोमेना जो हो रहा है ये पीरियोडिकली मैनर्स में होते रहता है। सो वी एम इक्वल्स टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट अ लाइन। तो बोल रहे हैं कि वी एम जो है मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वी एम है, इसको बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पूरे वेव फॉर्म में सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही आती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस में इस वैल्यू प्लस एम वी एम यही शो कर रहा है। ये भी मैक्सिमम है लेकिन ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है, इसलिए इसको नेगेटिव बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू कहलाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है वी एम इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ ए ऑसिलेटिंग वोल्टेज। वी एम का है ये जो वी एम एक्सप्रेशन है वो वोल्टेज ऑसिलेटिंग है, मतलब कभी आगे कभी मतलब कभी ज़्यादा कभी कम कभी पीछे, यूं ही ऑसिलेशन होते रहता है। फॉर ए सी वोल्टेज ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, और अल्टरनेटिव वोल्टेज में ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है। कहता है द वी एम इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ ए सी वोल्टेज। यहाँ पे वी एम को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो बोल रहा है इस वेव फॉर्म में वी एम जो है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, किसका? वोल्टेज का। फिर कहता है ओमेगा इक्वल्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैंने कल ही बताया था कि ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अप्लाई अ किरचॉफ्स लूप ऑन अ लूप। इन द सर्किट वी हैव अ अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए रेजिस्टेंस इन्वॉल्विंग अ सेल इन अ लूप। वी आर अप्लाइंग अ किरचॉफ्स लूप रूल। ठीक है, मान लिया हमने एक सर्किट ले लिया, ये सर्किट है हमारा, तो इसमें हम इस सर्किट में किरचॉफ लूप लगा रहे हैं। अब मैंने एक सर्कल मान लिया कि हम इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो ये सोर्स क्या है हमारा? एसी वोल्टेज सोर्स है। तो हम किरचॉफ लूप में नाम है इसका केवीएल बोलते हैं। तो केवीएल में हम लोग वोल्टेज लूप लगाते हैं। तो लिखते हैं हम लोग अप्लाई किरचॉफ यानी केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लूप। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इस पॉइंट से। तो लेट्स सपोज स्टार्टिंग पॉइंट पहला एसी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, तो इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग वी एम साइन ओमेगा टी। क्यों? हमने पढ़ा है कि किरचॉफ लूप में वोल्टेज लूप में क्या होता है, जब भी माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो हम लोग प्लस लिखते हैं। यानी कि अगर हम कहेंगे साइन कन्वेंशन अबाउट केवीएल, तो हम कह सकते हैं कि जब भी हम लोग कभी नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो साइन क्या होता है हमारा, इसे नीचे से ऊपर की सीढ़ी को चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर जाने पे हम लोग साइन पॉजिटिव लेते हैं। और जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, मैं ये एग्जांपल दिला रहा हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब हम लोग सीढ़ी चढ़ के छत की ओर जाते हैं तो उस केस में बोलते हैं जब ऊपर चढ़ते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है, पोटेंशियल भी वैल्यू भी। तो हम अगर माइनस से प्लस की ओर जाते हैं यानी माइनस वोल्टेज से लेकर हम प्लस वोल्टेज में जा रहे हैं किसी भी रेजिस्टेंस के बीच में, तो हम लोग लेंगे प्लस वी इंटू आई आर, जो लिखेंगे हम लोग आई आर प्लस में लिखेंगे। लेकिन अगर रेजिस्टेंस है, अगर हम प्लस से माइनस की ओर जाते हैं यानी हम लोग ऊपर से नीचे उतरते हैं, तो उस केस में वोल्टेज होती है माइनस आई आर। इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करके हम किरचॉफ वोल्टेज लूप लिख रहे हैं। तो फॉर्मूला आता है वी एम साइन ओमेगा टी। इसके लिए क्योंकि साइन क्या है यहाँ पे, माइनस से प्लस की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। माइनस मतलब बॉटम और प्लस मतलब हाइयर। तो बोलेंगे जब उस केस में बोलेंगे प्लस में वैल्यू लेंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं, सर्किट में रेजिस्टेंस मिलता है तो ये है प्लस साइन, क्योंकि ये प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसलिए प्लस साइन है, ये माइनस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसलिए माइनस साइन है। तो बोलेंगे प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, आई आर लगेगा। तो लिखेंगे हम लोग प्लस का आई इंटू का आर, सॉरी माइनस आई आर होगा। वो इसलिए क्योंकि प्लस से माइनस क्यों जा रहे हैं, मतलब हम लोग ऊपर से नीचे क्यों उतर रहे हैं, तो उस केस में वैल्यू माइनस आई आर होगी, क्योंकि ये प्लस से माइनस जा रहे हैं, यहाँ माइनस से प्लस क्यों जा रहे थे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आता है वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू आई इंटू आर के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी
अपॉन आर। तो हमने क्या देखा कि करंट की वैल्यू क्या आ गई, वी एम अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी। ये वी एम अपॉन आर क्या बता रहा है, रेजिस्टेंस अपॉन वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। साइन ओमेगा टी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अल्टरनेटिव करंट है। हमने पढ़ा है ये है डीसी सर्किट, ये हम जो फॉर्मूला पढ़ा है ये एसी सर्किट में करंट की वैल्यू आई इक्वल्स टू फॉर्मूला हो गया वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। पर अगर हम कहें डीसी सर्किट में तो क्या होता है फॉर्मूला, तो हम लोग कहते हैं उसकी वैल्यू होती है आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, दोनों में चेंज क्या है, ये जो वैल्यू अलग ऐड हो रही है ये इसका चेंज करा रहा है कि ये एसी के लिए बता रहे हैं और ये हमारा डीसी के लिए बता रहे हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब बोल रहे हैं हमने आई इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी बाई आर निकल गया। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वी एम अपॉन आर जो है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड करंट कहते हैं। तो आइए उसको लिखते हैं हम लोग, ये लिखेंगे हम लोग आई इक्वल्स टू वी एम अपॉन आर साइन ओमेगा टी। लिखेंगे वेयर वी एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू आई एम, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एम्पलीट्यूड करंट। सिमिलरली जिस तरीके से हमने वहाँ लिखा था एम्पलीट्यूड वोल्टेज इसको कहा गया था, तो यहाँ हम लिख रहे हैं वी एम अपॉन आर को बोलेंगे एम्पलीट्यूड करंट बोलेंगे, क्योंकि ये वी बाई आर करने से करंट आता है, इसलिए हम लिख रहे हैं इसको एम्पलीट्यूड करंट कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो अगर हम इसको लिख दिए नाम वी एम अपॉन आर को हमने ये एज्यूम किया है, या हमने वेयर वी एम अपॉन आई को आई एम दिया है, तो फॉर्मूला बन गया आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। और यहाँ जो पहला इक्वेशन है वो है v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट है, देखिए आगे क्या कह रहा है कि अगर ये हमने देखा ये चीज़, अभी हमने क्या देखा कि जो वोल्टेज और करंट दोनों का एक्सप्रेशन सेम है। एक्सप्रेशन सेम कहने का मतलब कि v इक्वल्स टू भी होता है वी एम साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू होता है आई एम साइन ओमेगा टी। दोनों का फेज सेम है। फेज कहने का मतलब, फेज यानी होता है एंगल को बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों में साइन ओमेगा टी दोनों का फेज सेम है। तो दोनों ही V और I का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक जैसा होगा। तो बोलेंगे कि ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दोनों का ही स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। सॉरी, ठीक है, ये हम फिगर में यहाँ देख पा रहे हैं। ये है हमारा मैक्सिमम करंट वैल्यू आई एम, ये है मैक्सिमम वोल्टेज करंट वी एम। और इसमें है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आती है आई एम पर, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज करंट कहाँ आती है वी एम पे। ये हमने आई और वी का कंबाइंड ग्राफ बनाया है अल्टरनेटिव करंट सर्किट के लिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे कि ये जो वी और आई है दोनों का फेज एंगल 0 है, दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, तो दोनों ही वैल्यू 0 होगी। सिंपल सी बात है। अगर हम बोलेंगे साइन ओमेगा टी बात है तो हम बोलेंगे थीटा इक्वल टू होती है ओमेगा टी के इक्वल। अगर हम थीटा 0 लेते हैं तो यहाँ पे भी साइन 0, यहाँ पे भी साइन 0, तो दोनों 0 होगा तो 0 होगा। फिर बोलेंगे थीटा की वैल्यू अगर हम लेते हैं π/4 या बोलेंगे π/2 लेते हैं तो वैल्यू यहाँ भी 1 हो जाएगी, यहाँ भी 1 हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू की सेम आएगी। तो हम बोलेंगे इस पॉइंट के रिगार्डिंग जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे आई एम, और इसको बोलेंगे वी एम, ऊपर वाले को बोलेंगे वी एम। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी भी देखा है कि करंट का वैल्यू जो है वो है वी एम अपॉन आर के, और वोल्टेज क्या है वो है वी एम साइन ओमेगा टी के। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो आर जो फैक्टर आ रहा है करंट के लिए वो उसको रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि आर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा सर्किट को। इसकी वजह से क्या होगा, करंट क्या होगा, लेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी में वी एम को कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये वी एम की वैल्यू पीक कहलाएगी, मैक्सिमम या बोलेंगे इसको हम लोग पीक एम्पलीट्यूड कहलाएगी कंपेयर टू आई एम के कंपेयर में। तो हम ये आई एम की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, की वैल्यू थोड़ा सा कंपेरेटिवली वी एम के थोड़ा सा स्मॉलर कहलाता है। तो पीक किसका है, तो बोलेंगे आई एम का है। वी एम का क्या पीक है, नहीं है पीक, तो उसको हम बोलेंगे लेस एम्पलीट्यूड, लेस हायर एम्पलीट्यूड। तो इसलिए हम इसको नीचे बना रहे हैं, इसको ऊपर बना रहे हैं, पर दोनों का जो एंगल आने का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दोनों का फेज सेम है, π/2 ही है। ठीक है, π/2 पे ही दोनों वैल्यू मैक्सिमम दे रही है। आगे बढ़ते हैं, तो वी एम को आई एम को बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीट्यूड, वी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एट एनी टाइम इंटरवल टी एंड इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम टी पे। आई एम को बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड है। प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस करने का मतलब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस प्रेजेंट है,
देयर इज़ अ नो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड टू अ कंडक्टर AC सोर्स। बोल रहा है इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्टर AC सोर्स नहीं जुड़ा हुआ है। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट विथ हैविंग ओनली रेजिस्टेंस, मतलब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो और बाहर से कुछ ना हो। When we plotting the voltage and current as a function of a time, we got us one such plot। तो बोला कि जब हम वोल्टेज और करंट को हम लोग एंगल के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा फंक्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमने निकाल रखा है कि साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, तो वोल्टेज भी 0, करंट भी 0, फिर थीटा π/2 पे 90 को π/2 ही बोलते हैं, और V इक्वल्स टू VM के इक्वल, I इक्वल्स टू IM के इक्वल। कैसे, यहाँ देख पा रहे हैं कि जिस पॉइंट पर हमारा π/2 है उस पर VM IM के इक्वल है, और VM की वैल्यू ये आ रही है, दोनों ही इक्वल आ रही है एक ही एंगल पर, V VM के इक्वल, I IM के इक्वल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेम फेज कहने का मतलब है कि दोनों का एंगल साइन फंक्शन बन रहा है। नेक्स्ट है π/2 पे बोलेंगे V0 I0, देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट, इसलिए हमें इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, इसमें कोई फेज डिफरेंस अलग नहीं है, देयर इज़ नो फेज डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि अगर ये साइनसोइडल वेव फॉर्म है तो बोलता है इस साइनसोइडल वेव फॉर्म में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द कंप्लीट साइकिल, तो बोल रहा है इसमें इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, किसकी, करंट की। तो करंट की एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल कितनी होती है, 0 होती है। क्यों होती है उसको समझते हैं। तो बोलता है I इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है IM sin ω t। तो अगर हम I, ये सिंबल बतला रहा है कि एवरेज करंट को इंडिकेट कर रहा है, तो एवरेज करंट I का मतलब हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट I इक्वल्स टू IM sin ω t। तो IM कैसा है, कांस्टेंट है, वो तो कोई वैल्यू होगी, तो IM को कांस्टेंट मानते हुए हम उसको ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं। और sin ω t किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, मतलब टाइम का फंक्शन है, तो ये चेंज करेगा। तो हम बोलेंगे इसकी एवरेज वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो बोलेंगे sin ω t की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, तो हम बोलते हैं इसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब कैसे होती है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आपको मैं दिखा दूँ। देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ sin ω t कैसे निकालेंगे, तो बोलते हैं ओमेगा इक्वल्स टू होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के इक्वल, और f क्या है, फंक्शन है। तो बोलेंगे मान लिया फंक्शन की एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो बोलेंगे 1 टाइम पीरियड 0 से t f(t) dt। ठीक है, ये फंक्शन निकालने का तरीका है, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, हमने क्लास 12 में पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का टाइम पीरियड। तो बोलता है कि sin ω t का एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 1/t फंक्शन f(t) 0 से टाइम पीरियड dt। यहाँ पे 1/t लेते हैं, टाइम पीरियड को इंडिकेट करता है, sin t को हमें इंडिकेट करना है तो लिखेंगे sin ω t/t। ये जो t जो है वो टाइम पीरियड की वैल्यू है, तो टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, टाइम पीरियड कहने का मतलब है कि कंप्लीट साइकिल कितने में होती है। तो अगर हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए t जो है हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब अगर हम साइन फंक्शन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड वैल्यू होती है 2π, क्योंकि ये जो कर्व बनता है वो 2π के बाद अपने नेचर को रिपीट करता है, यानी 0 एंगल यहाँ बन रही है, 2π वैल्यू यहाँ बन रही है। तो बोल रहे हैं 0 से 2π के बीच में ये अपना एक कंप्लीट साइकिल कवर कर रहा है, ये एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है, और ये नेक्स्ट साइकिल फिर से बनेगा तो वो ऐसा बनेगा साइकिल फिर। यानी कि क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो नेचर है ये है, कर्व किसका है, y इक्वल्स टू sin x का कर्व है, तो इसका एक साइकिल होने में कितना टाइम लग रहा है, 2π टाइम लग रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, तो 2π है, वही हमने यहाँ पुट किया, ये लिमिट है यहाँ पे हमारी 0 से 2π। ठीक है, अब कहता है 1 टाइम पीरियड 1/t ω t, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, साइन का इंडिकेशन करने पे होता है -cos ω t, और चूँकि एंगल में ओमेगा है तो ओमेगा से डिवाइड करना पड़ा। फिर लिखते हैं 0 से टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, तो 2π है, उसको हम लोग पुट कर दिए यहाँ पे। तो ω t में ओमेगा डिवाइड हुआ तो ओमेगा को बाहर कर दिए, फिर यहाँ बचा आगे क्या है, फिर अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे cos 2π ω/t। हम जानते हैं ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, और इसको लिखते हैं 2π अपॉन फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला होती है 1 टाइम पीरियड, तो लिखेंगे 1 टाइम पीरियड, तो फॉर्मूला बन गया 2π/t। तो अगर हम इसमें की बात करें यहाँ पे तो साइन 2π/t बन रहा है, तो 2π/t में 2π पुट करेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड वैल्यू क्या है, 2π है, तो 2π से 2π कट गया, तो आंसर क्या आएगा हमारा, तो बोलेंगे साइन ω t की वैल्यू क्या होगी, साइन 2π, और सॉरी cos 2π की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। देखिए अब कोई भी बता दूं कि cos की वैल्यू में 2π वैल्यू कितनी होती है, तो बोलते हैं +1 होती है, cos π पे कितनी होती है, -1 होती है, और cos π/2 पे कितनी होती है, तो 0 होती है, cos 3π/2 पे कितनी होती है, तो 0 होती है। अब ये कैसे आया समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ग्राफ में ये पॉइंट ऐसे कर्व मूव कर रहा है, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये है y इक्वल्स टू cos x का ग्राफ है, ठीक है, और ये हमारा है x एक्सिस,
ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब ध्यान देते हैं ये वैल्यू कौन सी है, 0 पे, तो बोलेंगे 0 पे वैल्यू 0 आती है, नहीं 1 आती है, 0 पे 0 नहीं आती है, तो हम बोलेंगे कॉस एक्स अगर 0 पे पूछेंगे तो कॉस 0 पे कितनी होती है, 1 होती है। ध्यान से देखो, ये एंगल बता रही है किसका, ये ग्राफ किसका है, कॉस एक्स का है, कॉस एक्स का है, और ये एक्स क्या बतला रहा है, इस कॉस एक्स फंक्शन का एंगल बतला रहा है, तो ये बोलेंगे 0 डिग्री है, फिर क्या है π/2 है, फिर क्या है पाई है, फिर क्या है 3π/2 है, और फिर क्या है, तो इसको बोलेंगे 2π है, तो बोलेंगे π/2 पे कितना है, तो 0 है, इसलिए हम π/2 पे बतला रहे हैं 0 है। फिर बोलेंगे पाई पे कितना है, तो बोलेंगे -1 है, इसलिए हम बोल रहे हैं ये वैल्यू निगेटिव में है, ये है आपका -1। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, तो ये बोलेंगे ये है वैल्यू +1, दिख पा रहा है। फिर कहता है कि वैल्यू 2π पे कितनी है, +1 है, देखो 2π पे कितनी है, +1 आ रहा है। तो समझ में आई बात, ये जो ग्राफ बना है इसके वैल्यू रिगार्डिंग ही ग्राफ बना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे cos 2π की वैल्यू कितनी आई, तो बोलेंगे +1 आएगी, उसी को हमने पुट किया यहाँ पे। तो cos 2π वैल्यू क्या हो गई, +1, और साइन पहले से माइनस था तो -1 हो गया, और यहाँ पे लोअर लिमिट होती है माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो माइनस साइन पहले से था तो माइनस ऑफ माइनस लोअर लिमिट होगी, वैल्यू +1 बन गया, इसलिए वैल्यू +1 लिख रहा हूँ। तो +1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी की जो एवरेज वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कहता है किसी भी फंक्शन का अगर हमें निकालना है पीरियड, ध्यान रखना f(t) कोई भी फंक्शन हो उसका हमें क्या निकालना है, पीरियड निकालना हो, या बोलेंगे उसका हम लोग फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालनी हो, तो उसके लिए पीरियड का फॉर्मूला आता है 1/पीरियड यानी टाइम पीरियड इंटीग्रेशन 0 से t f(t) × dt, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से आपका आ जाएगा। ये t क्या बताएगा, जो फंक्शन आप ले रहे हैं उसका पीरियड कहलाएगा। अब तुम चाहो तो इसके लिए साइन के निकाल सकते हो, कॉस के लिए निकाल सकते हो, टेन के लिए निकाल सकते हो, हर एक फंक्शन के लिए निकाल सकते हैं हम लोग। टी क्या है, पीरियड है, ठीक है। तो एवरेज क्या वैल्यू आई हमारे पास, 0 आती है। समझ में आई बात। अब इसको नोट्स को मैं थोड़ी, आप इसको नोट्स पॉज करके नोट्स नोट कर लिया कीजिए, साथ ही साथ नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, तो हम क्या देख पाएँ कि एवरेज वैल्यू करंट की क्या हो गई, 0 हो गई। तो हमें ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिव करंट के अंतर्गत कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है अभी बताया, कैसे आई वो मैंने बताया, कैसे डिराइव करके बताना है। लेकिन अब नेक्स्ट चीज़ पर हमें जानना है कि पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो बोलेंगे पावर कंज्यूम डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि अल्टरनेटिव करंट में पावर की वैल्यू 0 नहीं होती है, करंट की वैल्यू 0 होती है सिर्फ। अब ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। कहता है डज नॉट मीन दैट इट इज़ देर इज़ अ नो देर इज डज नॉट डिसिपेटिंग द एनर्जी, मतलब कि पावर कंज्यूम 0 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एनर्जी कंज्यूम करेगा ही नहीं या एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा। डज नॉट मीन दैट का मतलब कि ऐसा बात नहीं है कि देर इज डज नॉट डिसिपेट द एनर्जी, ये एनर्जी डिसिपेट ही नहीं करे, ऐसा बात नहीं है। एज पर द जूल हीटिंग इफेक्ट, हमने ये जानते हैं कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो वो वायर गर्म हो जाता है। तो बोलता है कि जूल हीटिंग इफेक्ट के मुताबिक जब भी करंट फ्लो हो रही है तो वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की वजह से वहाँ पे पावर तो हो रहा है, इसलिए मैं पावर हीटिंग इफेक्ट तो आएगी। इसका मतलब वैल्यू कितनी होगी, लिखेंगे I इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है Im sin ओमेगा टी, ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है पिछले सेक्शन में। फिर फॉर्मूला होता है पावर की वैल्यू I² × R, ये हम निकालते हैं DC वोल्टेज में। देखो तो हम बोलेंगे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं I² × R, ये किस में है, DC यानी डायरेक्ट करंट में हमने पढ़ रखा है ये चीज़, ठीक है। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है डायरेक्ट करंट में, यानी क्लास 10 तक के नॉलेज के मुताबिक वो डायरेक्ट करंट था, तो उनके मुताबिक जो फॉर्मूला है उनको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं AC सर्किट में, यानी हमें डिराइव करना है इसको अल्टरनेटिव करंट में, अल्टरनेटिव करंट के अंतर्गत। तो क्या करना होगा, ये जो फॉर्मूला I है ये हमें पुट करना पड़ेगा अल्टरनेटिव करंट के मुताबिक। तो हम जानते हैं कि I का फॉर्मूला क्या होता है अल्टरनेटिव करंट में, तो बोलते हैं हम लोग Im sin ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट का सोर्स ये है हमारा AC के और ये हमारा है DC में। तो अल्टरनेटिव करंट में क्या है फॉर्मूला I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी, तो इसको हम इसमें प्लेस करते हैं फॉर्मूला में। तो निकलेंगे पावर क्या आएगा, तो लिखेंगे Im sin ओमेगा टी टू दी होल स्क्वायर इंटू R। तो फॉर्मूला का स्क्वायर करो तो आ जाएगा Im का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू का R। अब यहाँ पे Im अभी भी कांस्टेंट है, R अभी भी कांस्टेंट है, दोनों को बाहर कर दो तो हो जाएगा Im स्क्वायर इंटू R साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमें क्या चाहिए, पावर कंज्यूम बाय अ सर्किट, कितना पावर कंज्यूम करता है, वो भी कैसा पावर, एवरेज पावर चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग एवरेज
एवरेज पावर इज इक्वल्स टू Im स्क्वायर इंटू आर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक बात है। अब हमें फिर से इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो फिर से हमारा फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, उसको लिखते हैं हम लोग, वैल्यू आती है Im स्क्वायर इंटू 1/√2 आती है। कितनी आती है वैल्यू, Im स्क्वायर की वैल्यू 1/√2 आती है। कैसे आती है आपको मैं ले चलता हूँ उस पेज पर। उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करवा दूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या बताया है। मैंने बताया है पावर कंज्यूम डज नॉट इक्वल 0। मैंने बताया है Im इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। मैंने बताया है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर DC सोर्स के लिए। तो हमें निकालना है AC सोर्स में कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो लिखते हैं I इज इक्वल भी पॉजिटिव और नेगेटिव। बोलता है करंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि वो करंट जो है वो हमारा टाइम फंक्शन है। तो टाइम के अकॉर्डिंग वो करंट चेंज हो रहा है प्लस और माइनस। तो बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, तो बोलते हैं जब करंट की वैल्यू क्या हो जाए एक कंप्लीट साइकिल में देखा जाए तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अगर आई स्क्वायर देखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कहना चाहता है कि जब आई जो है हमारा पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट कैसा है, तो बोलेंगे वो साइकिल पे डिपेंड करता है कि पॉजिटिव साइकिल हुआ मतलब अगर ऊपर वाला सेक्शन है तो पॉजिटिव साइकिल है मतलब करंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव साइकिल है तो करंट नेगेटिव होगा। लेकिन आई स्क्वायर देखेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेगेटिव साइकिल जो था नीचे ग्राफ बन रहा था वो भी सेक्शन अब क्या हो जाएगा, ऊपर बनेगा। इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये जो पहले 0 हो जा रहा था एवरेज वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे, पर अब 0 नहीं होगा। तो बोल रहा है व्हेन AC करंट पासिंग थ्रू अ रेसिस्टेंस द व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेटेड इन द रेसिस्टेंस। तो बोल रहा है कि जब AC करंट पास करता है रेसिस्टेंस में तो इंस्टेंटेनियस पावर डिसिपेट करता है रेसिस्टेंस से। तो इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू होती है आई स्क्वायर आर से। अब वैल्यू होती है आई की वैल्यू पुट करते हैं तो Im साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू आर। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फॉर्मूला होगा Im का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। ठीक बात है। यहाँ तक की बात मैंने अभी तुमको कॉपी में समझाया है, सेम टू सेम वही बात है जो मैंने यहाँ बताया। अब निकालना है हमें एवरेज पावर ऑफ दी पावर ओवर अ साइकिल। एवरेज पावर कितना आएगा, तो देखेंगे पी एवरेज का फॉर्मूला होगा पी एवरेज इक्वल्स टू आई स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर। फॉर्मूला के रिगार्डिंग तो आई स्क्वायर एम को बाहर कर दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी आती है, सॉरी ये कितनी आती है वैल्यू 1/2 आती है। अब ये कैसे आती है इसको हम ले चलते हैं उसी पेज पर। देखिए जब आप फंक्शन में वैल्यू निकालिएगा एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 बाई फ्रीक्वेंसी। एवरेज वैल्यू निकालिए फॉर्मूला 1 बाई टाइम पीरियड 0 से t। यहाँ लिखिएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसको इंटीग्रेट कीजिएगा। मैंने लिखा है डू योर सेल्फ, मतलब आप खुद से चेक कीजिए क्योंकि आपको इंटीग्रेशन आती है। तो आप इसको निकाल के देखिए, आपको वैल्यू 1/2 आनी चाहिए।